धम्मनपुर के गांव में एक सीमा नाम की औरत रहती थी। उसके परिवार में उसका पति और बेटा और एक बेटी थी। सीमा और जिशान दोनों बहुत गरीब थे। ये दोनों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में काम किया करते थे। मुझे लगता है कि अब रेशमा की पढ़ाई को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों का कॉलेज जाने का समय आ गया है। पूरे गांव में किसी के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ हमने ही बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन अब बीच में पढ़ाई रोकना सही नहीं रहेगा। तुमको ये लगता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता? अरे ऐसा नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों और अच्छी नौकरी पर हों, लेकिन मजबूरी के सामने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हार से रही है। हमारी मजबूरी के लिए सिर्फ रेशमा को ही क्यों झेलना पड़ेगा। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। आसिफ को पढ़ाते हैं और रेशमा की शादी कर देते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाना चाहता था। गांव का सुनार मुर्तज़ा अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उसके पास आसिफ अपने दोस्त अयान के साथ आया। आओ, ये मुर्तज़ा तुम्हारी सेवा के लिए ही बैठा है। तुम अभी छोटे हो, अब यहाँ क्या खरीदना चाहते हो? चाचा खरीदने के लिए नहीं, बेचने के लिए आए हैं। मुर्तज़ा मन ही मन में सोचने लगा। आज फिर से 2 मुर्गे मेरे जाल में फंसने आए हैं। बाबा, अब तो मज़ा आ जाएगा। मुर्तज़ा इसलिए ही तो बैठा है ताकि ऐसे मुर्गे पकड़ सकें। क्या हुआ चाचा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे वाह वाह, मैं बेचने से ज़्यादा खरीदने में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खरीदता हूँ। बताओ क्या बेचना चाहते हो? ये सोने की चैन है, इसे बेचने आया हूँ। ये चैन तुम कहाँ से लाए? आप सवाल बहुत पूछते हैं। आप जल्दी से मुझे इसके पैसे दे दो। ये मुझे मेरी माँ ने दी है। ठीक है, मैं इसे अभी तोल नहीं सकता। ऐसा करते हैं कि पास के किसी कांटे पे चलते हैं, वहाँ इसका वज़न पता चल जाएगा और मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगा। ठीक है, आप कुछ भी करो, लेकिन मुझे जल्दी से पैसे दे दो। माँ के लिए दवाई लेनी है और कपड़े भी खरीदने हैं। रुको भैया, कोई लोहा थोड़ी बेचने आए हो, तुम यहाँ सोना बेचने आए हो, तो थोड़ा समय तो लगेगा। अगर गलत तुल गया तो कहते फिरोगे कि हमने तुम्हारी बेईमानी कर ली है। सुनार उन दोनों को भारी सामान तोलने वाले कांटे के पास ले गया। मुर्तज़ा ने चैन को एक पल्ले में रख दिया, दूसरी तरफ वजन भी रख दिया, फिर भी दोनों पहिए हो रहे थे। मुर्तज़ा ने अजीब सा मुंह बना लिया। क्या हुआ? ये सोने की चैन नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये सोने की चैन ही है। अब इसके अंदर कोई वजन नहीं, तो इसका अर्थ यह है कि ये समाप्त हो गई है। सोना भी कभी समाप्त होता है? हाँ, जो भी चीज़ बनी है उसको ख़त्म तो होना ही है। लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हें 200 रुपये दे दूँगा। वैसे ये मेरे किसी काम की नहीं है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा कि सोने का वज़न कम हो जाता है। तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन यह हमारा ख़ानदानी काम है, इसलिए हमने सोने के साथ ज़िंदगी को भी पढ़ा है और तुमको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है? मुर्तज़ा सोचता है, बेचारे मेरे काबू में आ ही गए। मुर्तज़ा ने 30,000 का माल 200 रुपये में ख़रीद लिया। आसिफ और अयान दोनों दुखी मन से घर चले आए, लेकिन आसिफ इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगा। पिताजी, वो सोने की चैन जो सुनार को बेचने के लिए दी थी, उसका तो सोना ख़त्म हो गया है। सुनार ने उसके 200 रुपये ही दिए हैं। क्या वो बेईमान मुर्तज़ा पूरी सोने की चैन के सिर्फ 200 रुपये दिए हैं? इससे सारे गांव वाले परेशान रहते हैं। चलिए पिताजी, पुलिस को बुलाते हैं, उन्हें सब बता देंगे। नहीं बेटा, इससे पहले कई लोगों ने शिकायत की, लेकिन बिना सबूत के कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बेईमान मुर्तज़ा बच निकलता है। आसिफ सोचता है, इसको कभी न कभी सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सुबह को आसिफ के पिता ने उससे कहा, आसिफ, मैं आज तुम्हारा दाखिला शहर के कॉलेज में करा देता हूँ। पापा, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी माँ ने अपने सारे गहने
मुर्तज़ा के पास गिरवी में रख दिए हैं। जब तुम पढ़ाई करोगे तो वह सारे पैसे हम तुम पर खर्च कर देंगे और उसमें से कुछ पैसे से हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। पापा वो बेईमान है, अपनी माँ के गहने। बेटा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन को कॉलेज न सही तो कम से कम घर से पढ़ने दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आसिफ शहर में पढ़ने चला जाता है और उसने बहन का प्राइवेट दाखिला करा दिया। जब भी आसिफ घर आता, बहन के लिए किताबें और पत्रिकाएं लेकर आता। बहन की तैयारी भी सही चल रही थी। कुछ साल बाद जिशान और सीमा खेत में काम कर रहे थे। हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, अब हमें मुर्तज़ा से गहने छुड़ा लेने चाहिए। हाँ, आज ही मुर्तज़ा के पास चलते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में अपनी बेटी की शादी है। मुर्तज़ा बहुत बेईमान आदमी है, अब उसकी बेईमानी के किस्से सब तरफ होने लगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि कहीं वो हमारे गहने बदलकर नकली गहने न दे दे, क्योंकि गांव के बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तुम बेवजह ही इतना परेशान हो रही हो, वो हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। दोनों पति पत्नी अपना सारा काम ख़त्म करके मुर्तज़ा के पास पहुँचे। आइए आइए और बताइए, आज क्या बेचने आए हो? मुर्तज़ा, मैंने तुम्हारे यहाँ अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे थे, मैं वही गहने लेने आया हूँ। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि कोई अपना सामान वापस लेने आया है। क्या हुआ, तुम भूल गए क्या? मैं जिशान हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मुझे गहने याद नहीं है कि तुमने मुझे कौन से गहने गिरवी रखे थे। तुम गहने दिखा दो, मैं अपने गहने पहचान लूँगी। मेरे पास कोई गहने नहीं है, मैं ऐसे कैसे किसी और के गहने तुम लोगों को दिखा सकता हूँ? और हाँ, इतने सालों में ब्याज बहुत ज़्यादा हो गया होगा जो तुम चुका नहीं पाओगे। चलो यहाँ से जाओ। मुर्तज़ा, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक गरीब और मजबूर पिता हूँ और तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बेटी की शादी है, तुम मुझे गहने वापस कर दो। चलो यहाँ से जाओ, मेरे पास तुम्हारे कोई गहने नहीं है। एक बार कह दिया ना, समझ नहीं आता। मैं गरीब बाप हूँ, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। मुर्तज़ा ने जिशान और सीमा को बिना गहने दिए ही भगा दिया। पूरा गांव मुर्तज़ा से परेशान हो गया। उसने सभी लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। अब हम अपनी बिटिया की शादी कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बेईमान सेठ को हमारी रोजी रोटी छीन कर क्या सुकून मिलता है। परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। हमारा सही समय भी आएगा और इस सेठ को सबक भी ज़रूर मिलेगा। मुर्तज़ा अपनी बेटी के विवाह से दिन पहले सारे गांव को दावत पर बुलाता है। सभी लोग अमीरों की शादी देखने और अच्छा खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ सभी हैरान हो गए। कौन आया है? अरे आसिफ बेटा, तुम इतनी सारी पुलिस के साथ क्यों आए हो? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो पुलिस वाले तुमको पकड़कर लाए हैं? मुर्तज़ा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो और मुझे साफ कहकर बोल, क्योंकि मैं एक विभाग अधिकारी हूँ। तुमने मेरे बाप के साथ न जाने कितने गांव वालों को ठगा है। तो देखिए साहब, मेरी बेटी की शादी है, अभी ऐसा मत कीजिए। मैं तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि कानून के दायरे में तुमसे बात कर रहा हूँ। आज तुम्हारे सारे काले चिट्ठे का हिसाब ज़रूर होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सभी का धन वापस लौटा दूँगा। सभी टीम के सदस्यों ने दुकान पर छापा मार दिया। गांव वालों का धन उन्हें लौटा दिया गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, अपने कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। थैंक यू।